प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सितंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच मोदी सरकार ने ऑक्सीजन बेड 36% कम कर दिए, आईसीयू बेड 46%, तो वहीं वेंटिलेटर पर 28% कमी करी गई। ऐसा क्यों? जब भारत के हर एक एक्सपर्ट ने सरकार को ऐसा न करने की वार्निंग दी थी, तभी सरकार ने नहीं सुनी। यहाँ तक कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन हेल्थ और उनका खुद का सीरो सर्वे इस बात के लिए मना किया था, लेकिन केंद्र ने किसी की भी बात नहीं सुनी। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने एक वीडियो भी शेयर किया है। बिहार में भाजपा से निष्कासित एमएलसी टुन्नू पांडे की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ दिए गए बयान पर राजनीति गर्मा गई है, जिसके बाद अब जेडीयू के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले पूर्व विधायक महेश्वर यादव ने केंद्र सरकार के खिलाफ बयान दिया है। कोरोना काल में संक्रमण की दूसरी लहर में भारत में जिस प्रकार तबाही मचाई, लोगों ने अपने परिजनों को खोया, शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं बची। ऐसे में सरकार की नीतियों पर भारत के नागरिक काफी खफा नजर आ रहे हैं, मगर महेश्वर यादव के बयान पर सियासत गर्मा गई है। महेश्वर यादव ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बने तो जयप्रकाश नारायण के व्यवस्था परिवर्तन का सपना पूरा हो जाएगा। महंगाई से अब जनता परेशान हो रही है और तो और लोग भाजपा से काफी ज्यादा नाराज हैं। कोरोना काल के दौरान देश की जनता प्रधानमंत्री और मोदी सरकार के कार्य से खुश नहीं है, इसलिए वो नीतीश कुमार को अगला प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती है। पूर्व नौकरशाहों द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को एक बार फिर खुला पत्र लिखा गया, जिसमें लक्षद्वीप के हालात पर ध्यान देने का आग्रह किया गया है। 93 पूर्व सिविल सेवा अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को लिखे गए अपने खुले पत्र में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में हाल के घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, एक ऐसा उचित विकास मॉडल सुनिश्चित करने की अपील की गई है जिसके लिए यहाँ के निवासियों से विचार लिए जाएं, जिसमें सुरक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा और अच्छी शासन प्रणाली समेत अन्य चीजें शामिल हों। भारत के मानचित्र में लक्षद्वीप एक अलग स्थान रखता है। प्रशासक पीके पटेल की ओर से पेश किए गए 3 नियमों के मसौदे पर जोर डालते हुए कहा, लक्षद्वीप को भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधताओं में एक अद्वितीय स्थान प्राप्त है। ऐसे में इसकी हालत पर ध्यान दिया जाए। भारत में संक्रमण की दूसरी लहर का असर जैसे जैसे कम हो रहा है, वैसे ही राज्य सरकारों द्वारा लगाई गई सख्त पाबंदियों में ढील दी जा रही है। राजधानी दिल्ली में 7 जून से बाजारों और मॉल को फिर से खोला जाएगा, साथ ही मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू किया जाएगा। महाराष्ट्र जो महामारी की दूसरी लहर से सर्वाधिक प्रभावित है, वहां साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट और जिलों में ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर लॉकडाउन को ढील देने और प्रतिबंधों को कम करने के लिए 5 स्तरीय योजना लागू की जाएगी, जिससे संक्रमण की चेन को तोड़ने के साथ साथ लोगों को भी राहत दी जा सके। तमिलनाडु ने पहले से कर्नाटक में 14 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया था। हिमाचल प्रदेश और गोवा में भी कोरोना कर्फ्यू को 14 जून तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही गोवा में आवश्यक सामानों वाली दुकान प्रतिदिन सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलने की इजाजत दी गई है। हिमाचल प्रदेश ने इस लॉकडाउन के तहत दुकानों, रेस्टोरेंट और भोजनालयों को खोलने से संबंधित प्रतिबंधों में ढील दी है। कोरोना संक्रमण में सर्वाधिक बच्चे प्रभावित हुए हैं। दूसरी लहर में कई बच्चों ने अपने अभिभावकों को खो दिया है, तो कई बच्चों के सर से एक अभिभावक का साया उठ गया है। ऐसे में दूसरी लहर में अनाथ हुए बच्चों के लिए यूपी सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में 18 से बढ़कर 23 वर्ष और अभिभावकों की आय 2 लाख प्रति वर्ष से बढ़ाने या खत्म करने पर विचार शुरू हो गया है। राज्य सरकार अनाथ हुए बच्चों की परवरिश के लिए कवायद पेश कर रही है। इसको लेकर महिला कल्याण विभाग योजना के प्रावधानों में संशोधन पर चर्चा की जा रही है। संशोधित प्रस्तावों को राज्य के मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद इसे दोबारा कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जा सकती है। मुख्यमंत्री
बाल सेवा योजना में अनाथ बच्चों की आयु 18 साल और अभिभावकों की अधिकतम आय सीमा 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष निर्धारित है। इसके साथ ही योजना के लागू होने के बाद मिल रहे फीडबैक को देखते हुए मुख्यमंत्री भी कई बैठकों में योजना का अधिक से अधिक लोगों को लाभ देने की मंशा जाहिर कर चुके हैं। कोरोना वायरस के साथ ब्लैक फंगस का कहर भी बढ़ता जा रहा है। मामलों में वृद्धि के साथ ही कई राज्यों में इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। तो वहीं राजधानी दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों में ब्लैक फंगस का इलाज करा रहे करीब 70% मरीज मधुमेह से पीड़ित पाए गए हैं। ब्लैक फंगस के साथ साथ व्हाइट और येलो फंगस के मामले भी सामने आ रहे हैं। संक्रमण से स्वस्थ होने के बाद मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षण देखे जा रहे हैं। ब्लैक फंगस की दवा में कमी के चलते इसके इलाज में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में मधुमेह के मरीजों में ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा बताया जा रहा है। जांच के दौरान ये बात सामने आई। इससे पता चलता है कि कोरोना संक्रमण के अलावा मधुमेह भी ब्लैक फंगस होने का एक प्रमुख कारण है। डॉक्टरों के अनुसार ब्लैक फंगस से बचाव के लिए शरीर में शुगर के स्तर को नियंत्रित रखना बहुत जरूरी है। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 1000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। इनमें से 89 की मौत हो चुकी है और 92 स्वस्थ हुए हैं। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त है। महामारी की मार पूरी दुनिया झेल रही है, मगर इस वायरस की उत्पत्ति को लेकर अभी भी कई सवाल खड़े हैं, जिसका जवाब ढूंढने के प्रयास लगातार जारी हैं। इसकी उत्पत्ति को लेकर चीन की तरफ उंगलियां उठ रही हैं, लेकिन चीन इन सभी आरोपों को गलत ठहरा रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र के रहने वाले एक वैज्ञानिक दंपत्ति ने कुछ ऐसे सबूत एकत्रित किए हैं जिससे पता चलता है कि कोविड-19 वुहान के एक लैब से उत्पन्न हुआ, ना कि सी फूड मार्केट से। चीन कोरोना वायरस की उत्पत्ति सी फूड मार्केट से होने का दावा करता आ रहा है। यहाँ तक कि कई रिपोर्ट्स और रिसर्च में वायरस की चीन के लैब से उत्पत्ति होने के बाद भी चीन ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है। वैज्ञानिक दंपति डॉक्टर राहुल बाहुलकर और डॉक्टर मोनाली बाहुलकर का यह एक मजबूत अनुमान है कि हमारा शोध लैब से इस वायरस के लीक होने का संकेत देता है। दंपति ने वायरस की उत्पत्ति को लेकर अप्रैल 2020 में शोध शुरू किया था, जिसमें उन्होंने पाया SARS-CoV-2 के संबंधी RATG13 को दक्षिण चीन के युआन प्रांत के मोजीयांग की गुफाओं से एकत्र किया गया है। RATG13 भी एक कोरोना वायरस है। यह वायरस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ले जाया गया है। भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रकोप दिन पर दिन कम होता जा रहा है। प्रतिदिन मिल रहे मामलों में गिरावट के साथ मौत के आंकड़ों में भी कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1,14,460 मामले सामने आने के साथ ही 2,677 लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है। दूसरी लहर का असर कम होने के साथ ही भारत के विभिन्न राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फैले हुए संक्रमण के कारण जिस प्रकार सारी व्यवस्थाएं ठप पड़ी थी, अब धीरे धीरे पटरी पर आने लगी है। मौत के गिरते हुए आंकड़ों के साथ ही रिकवर होने वाले लोगों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। हालांकि वैक्सीन की कमी से कुछ मुश्किलें बनी हुई हैं। पिछले 24 घंटे में 1,89,232 लोगों ने इस महामारी को मात दी है। अब तक भारत में 2,88,09,339 लोग इस महामारी से ग्रस्त हो चुके हैं। इसके साथ ही इसे मात देने वाले लोगों की संख्या 2,64,84,781 है। इस महामारी से मरने वाले लोगों की संख्या दूसरी लहर में काफी तेजी से बढ़ी थी। इसके साथ ही इस महामारी से अब तक 3,46,759 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत में लगातार सक्रिय मामलों में भी गिरावट हो रही है, तो वहीं इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 14,77,799 है। इसके साथ ही 23,13,22,417 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। भारत में मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है। 3 जून को मानसून का आगमन दक्षिण पश्चिमी इलाकों की तरफ हो चुका है और अब ये धीरे धीरे भारत के उत्तरी राज्यों की तरफ भी पहुंच रहा है। भारत के उत्तरी राज्यों में मानसून के पहुंचने से बारिश की आशंका जताई जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने आगे जानकारी देते हुए कहा,
दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर, कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, गोवा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, कर्नाटक के अंदरूनी हिस्से, तेलंगाना के कुछ हिस्से, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, मध्य बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी पूर्वोत्तर हिस्सों तक पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, आगामी 10 दिनों में मानसून ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और बिहार में भी पहुंच जाएगा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के फैले हुए प्रसार के साथ ही महामारी को मात देने के लिए एकमात्र उपाय टीकाकरण का भी क्रय विक्रय किया जा रहा है। ऐसे में WHO महानिदेशक टेड्रोस एडहेनॉम के वरिष्ठ सलाहकार ब्रूस एलिवर्ड के अनुसार अब तक विश्व भर में वितरित किए गए कोरोना रोधी 2 अरब टीकों में से करीब 60% टीके महज 3 देशों चीन, अमेरिका और भारत को मिले हैं। ब्रूस एलिवर्ड ने कहा, इस हफ्ते में 2 अरब से अधिक टीके प्राप्त होंगे। इन्हें 212 से अधिक देशों में वितरित किया गया है। अगर हम 2 अरब टीकों की बात करें तो इनमें से 75% से अधिक खुराक महज 10 देशों को मिली। 60% टीके 3 देशों चीन, अमेरिका तथा भारत को मिले हैं, जिन्हें इन्होंने घरेलू रूप से खरीदा और इस्तेमाल किया गया है। ब्रूस एलिवर्ड ने आगे कहा, कोवैक्स ने 127 देशों में टीके वितरित करने और कई देशों में टीकाकरण अभियान शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे बड़ी चुनौती है टीकों की आपूर्ति बनाए रखने की।